गुड इवनिंग एवरीवन। एक बार मुझे बताओ कि क्या मेरी वॉइस आप तभी तक सही आ रही है? ओके, थैंक्स बताने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं क्लास 1-2 मिनट में ना। कल हमने बात करी थी न्यूटन लैबिनिट्स फार्मूले की। आई होप आपको वो फार्मूला समझ में आया होगा और थोड़ा बहुत ये भी दिखा होगा कि उसको हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं ना। एक स्टूडेंट को प्रॉब्लम आ रही है, लेट मी चेक दिस प्रॉब्लम। 80815। ओके, ठीक है। तो कल हमने डिस्कस किया था न्यूटन लैबिनिट्स फार्मूले के लेकर के। आपको थोड़ा बहुत आइडिया लगा होगा कि इंटीग्रल इक्वेशंस किस तरीके से बिहेव करती हैं, और एक तरीका आपके पास सॉल्व करने का है कि हाँ, कुछ इस टाइप की इक्वेशंस होंगी तो यू कैन अप्लाई न्यूटन लैबिनिट्स फार्मूला टू सर्टेन काइंड ऑफ इंटीग्रल इक्वेशंस। आज हम बात करेंगे कि इंटीग्रल इक्वेशंस को हम लोग कैसे डिफरेंशियल इक्वेशंस में कन्वर्ट कर सकते हैं और किस तरीके से डिफरेंशियल इक्वेशंस को इंटीग्रल इक्वेशंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। बट उससे पहले हमें एक फॉर्मूले की नीड पड़ेगी, उस फॉर्मूले को देखते हैं, है ना। कन्वर्टिंग मल्टीपल इंटीग्रल इनटू सिंगल इंटीग्रल। ठीक है। सो सपोज करो आपके पास कुछ ऐसा एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, इंटीग्रल ए टू एक्स वाई टी डी टी। ये मान लेते हैं कि एन टाइम्स इंटीग्रेशन लिखा हुआ है, सो दिस इज एन टाइम्स। और यहां पे भी आपके पास ये जो डी टी है ये एन टाइम्स है। सो दिस इज गिवन बाय इंटीग्रल ए टू एक्स वाई ऑफ टी। जस्ट लेट मी सी, आई एम फॉरगेटिंग दिस। सो दिस इज इक्वल टू वाई टी एक्स माइनस टी की पावर एन माइनस वन अपॉन एन माइनस वन का फैक्टोरियल डी टी। ठीक है। तो दिस फॉर्मूला इज अ फॉर्मूला दैट कन्वर्ट्स मल्टीपल इंटीग्रल्स इनटू अ सिंगल इंटीग्रल। ठीक है। देखने में थोड़ा सा अनकन्विंसिंग हो सकता है अगर आप पहली बार देख रहे हो, बट इतना ज्यादा प्रॉब्लमेटिक भी नहीं है। वन कैन अंडरस्टैंड द फॉर्मूला नाइसली। अगर मैं आइडिया ऑफ प्रूफ दिखाऊंगा तो यू विल गेट इट। ठीक है। तो अप्लाई करने से पहले एक प्रॉब्लम करते हैं ना, सिंपल। उसके बाद वी विल टॉक अबाउट इट, वी विल टॉक अबाउट द प्रूफ, है ना। मैं एक प्रॉब्लम लिखता हूं, फिर उसको बात करेंगे ना। वी विल प्रूव दिस फॉर्मूला। Convert the following differential equation into integral equation y double dash plus y equals 0। y 0 पर वैल्यू 0 है, y डैश की वैल्यू 0 पर 0 है। ठीक है। तो हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन को एक इंटीग्रल इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, एंड वी विल बी यूजिंग दिस फॉर्मूला टू कन्वर्ट माय मल्टीपल इंटीग्रल इनटू अ सिंगल इंटीग्रल। ठीक है। तो उससे पहले मैं एक चीज और जानना चाहता हूं आप लोगों से। जब आपके पास कभी लिखा होता है इंटीग्रल सपोज ए टू बी, और यहां पे मैंने लिख दिया cos x dx, तो इसका आंसर आप कितना लिखते हो?
आप पहले उसको इंटीग्रेट करते हो, cos x का इंटीग्रेशन कितना था sin x, तो आप लिखते हो sin b माइनस sin a। यहां पर sin क्या रिप्रेजेंट करता है कि sin x का जो डेरिवेटिव होगा ना वो बराबर होगा cos x के। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं ना कि अगर कुछ मेरे पे लिखा हुआ इंटीग्रल a टू b एफ एक्स डी एक्स, इसको मैं लिख सकता हूं एफ बी माइनस एफ ए, वेयर एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। ये चीज आप लोग जानते हो हाँ या ना? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। आप सब लोग इसको जानते हो, ठीक है? सो दिस इज नोन एज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। यहां पर इस f को बोला जाता है, दिस f इज कॉल्ड प्रिमिटिव ऑफ स्मॉल f। हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे जब हम बात करेंगे इंटीग्रल कैलकुलस की बात करेंगे और रीमान इंटीग्रेशन की बात करेंगे, तो वी विल रीड मोर अबाउट प्रिमिटिव्स कि किसी फंक्शन के कितने प्रिमिटिव्स होंगे, ये सारी चीजों के हम लोग आंसर करेंगे ना। बट आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये आपको पता होना चाहिए टू अंडरस्टैंड इंटीग्रल इक्वेशंस फर्दर। कूल। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, तो इसको पकड़ते हैं। यहां पे लिखा हुआ है y डबल डैश ऑफ x बराबर माइनस के y ऑफ x, ठीक है? y ऑफ 0 बराबर 0 है एंड डेरिवेटिव 0 पर 0 है। एक चीज और मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं, अगर मैंने लिखा हुआ इंटीग्रल a टू b एफ एक्स डी एक्स, या मैं लिखूं इंटीग्रल a टू b एफ टी डी टी, बात एक ही है, क्योंकि जो इंटीग्रेशन है वो वेरिएबल पे डिपेंड नहीं करता। चाहे आप x dx लिखो या t dt लिखो, फर्क नहीं पड़ता। यहां पर हम एक ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर सकते हैं, t बराबर x रख दूंगा तो dt बराबर dx हो जाएगा, तो ये मेरे पास ये बन जाएगा। तो जो इंटीग्रेशन है वो इंडिपेंडेंट ऑफ डमी वेरिएबल होता है, या कह सकते हो वो वेरिएबल पे डिपेंड नहीं करता कि आप कौन सा वेरिएबल यूज कर रहे हो, दैट डज नॉट मैटर, ठीक है? सो अब आप इसको समझो, अगर मैं यहां पे ऐसे करके लिखूं इंटीग्रल, देखो ये जीरो जो है ना, मैं क्यों यूज कर पा रहा हूं, क्योंकि मेरे पास ये जीरो गिवन है। सो जीरो से लेकर के x मैंने इंटीग्रेशन करा, और यहां पे मैं लिखता हूं y डबल डैश टी डी टी। यहां पे मेरे पास आएगा इंटीग्रेशन 0 टू x माइनस के वाई टी डी टी, ठीक है? और जब भी मैं डेफिनेट इंटीग्रेशन लगाता हूं तो आर्बिट्री कांस्टेंट यूज नहीं होते, सो लेट्स नॉट यूज द आर्बिट्री कांस्टेंट बिकॉज दिस इज डेफिनेट इंटीग्रेशन 0 टू x। ये जीरो मैं क्यों टारगेट कर रहा हूं, क्योंकि मुझे y और y डैश की वैल्यू 0 पर गिवन है, इसीलिए यहां से मुझे मिलेगा। इसका मतलब क्या होगा y डैश ऑफ t, क्योंकि y डबल डैश का प्रिमिटिव क्या है y डैश, जब y डैश को एक बार डेरिवेटिव करोगे तब y डबल डैश बनता है। सो प्रिमिटिव ऑफ y डबल डैश इज y डैश t, सॉरी y डैश ऑफ x माइनस y डैश ऑफ 0 बराबर माइनस 0 टू x वाई टी डी टी, ठीक है? कूल। ये मेरे पास, अगर मैं इसको दोबारा से इंटीग्रेट करूंगा या फिर एक लाइन और लिख लेते हैं, y डैश ऑफ x बराबर y डैश ऑफ 0 माइनस 0 टू x वाई टी डी टी, बट y डैश 0 की वैल्यू 0 है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, माइनस 0 टू x वाई टी डी टी, ठीक है? वाई टी डी टी प्रिमिटिव मीन्स अगर मैं किसी को डेरिवेटिव करूं जो फंक्शन बन के आएगा, जैसे एफ डैश एक्स बराबर स्मॉल एफ एक्स है, तो ये जो कैपिटल एफ होता है ना, इसको हम बोलते हैं प्रिमिटिव ऑफ एफ। जैसे साइन एक्स जो है वो कॉस एक्स का प्रिमिटिव है, प्रिमिटिव मतलब एंटी डेरिवेटिव आप बोल सकते हो, प्रिमिटिव मतलब एंटी डेरिवेटिव, डेरिवेटिव का उल्टा। जैसे साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स है ना, इसी तरीके से साइन एक्स कॉस एक्स का एंटी डेरिवेटिव है या प्रिमिटिव है, ठीक है? सो मेरे पास आएगा y डैश एक्स बराबर माइनस इंटीग्रल 0 टू x वाई टी डी टी। एक बार और इंटीग्रेट करते हैं, तो मेरे पास आएगा इंटीग्रल 0 टू x वाई डैश ऑफ t डी टी बराबर माइनस 0 टू x वाई टी डी टी डी टी। नाउ ट्राई टू यूज दिस मल्टीपल इंटीग्रल फॉर्मूला टू सिंगल इंटीग्रेशन। जैसे यहां पर dt 2 बार होगा तो क्या होगा, yt x माइनस टी की पावर 2 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1 का फैक्टोरियल हो जाएगा ना।
तो ये मेरा किस में कन्वर्ट होगा, ये वाला एक्सप्रेशन, दिस विल बी माइनस 0 टू एक्स माइनस टी की पावर 2 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1 का फैक्टोरियल इंटू वाई टी डी टी. So this is by converting double integral into a single integral. अंदर वाले में आप टी करना चाहो कर सकते हो, वो सिर्फ डमी वेरिएबल है, वो चेंज नहीं करेगा. अगर आप टी लिखना चाहते हो कोई प्रॉब्लम नहीं, लास्ट में आंसर तो एक्स में आएगा. ठीक है, तो आप चाहो तो उसको टी कर सकते हो, आई डोंट माइंड. आप चाहो तो यहां पे टी कर सकते हो, आई डोंट केयर. ठीक है, चलेगा. तो यहां से कितना आपके पास बनेगा, ये आपको देगा वाई डैश का प्रिमिटिव क्या होगा, वाई. सो वाई एक्स माइनस के वाई जीरो बराबर माइनस 0 टू एक्स माइनस टी वाई टी डी टी, ये बनेगा. और वाई जीरो कितना है, जीरो है. तो आपकी इंटीग्रल इक्वेशन, यहां से इंटीग्रल इक्वेशन क्या बन के आ रही है, वाई एक्स बराबर माइनस 0 टू एक्स माइनस टी वाई टी डी टी. सो दिस इज योर करस्पॉन्डिंग इंटीग्रल इक्वेशन. डमी वेरिएबल मतलब जैसे यहां पर x लिखो या dx, यहां पे x dx लिखो या t dt लिखो, तो इसमें आप इसको बोल सकते हो कि t इज अ डमी वेरिएबल. इसको आप बोलते हो कि t इज अ डमी वेरिएबल. ये मुझे बताओ क्या समझ में आया आपको कि दिस इज द रिक्वायर्ड इंटीग्रल इक्वेशन फॉर दिस प्रॉब्लम, एवरीवन. तो आप मुझे कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दोगे तो मैं आपको एक इंटीग्रल इक्वेशन दे दूंगा. ठीक है, ये इजी एग्जांपल है. एक और एग्जांपल करेंगे अभी. चलो, समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है. एक और एग्जांपल करते हैं ना. यस, एनी डाउट? यस विशाल. सर 0 to x 0 to 2 t कैसे आ गया सर? कहाँ पे? 0 to x 0 to t. देखो, या तो आप सब जगह एक्स लिखो, है ना. हाँ सर. और अगर आप यहाँ पे, जैसे जब अगर मैंने यहाँ पे एक्स लिखा होता, मान लो ये मेरा एक्स है, हाँ. तो ये इंटीग्रेशन ऐसे डील हो रहा है. हाँ. तो जब टी को खत्म करोगे तो लास्ट की लिमिट एक्स और जीरो के टर्म्स में आएगी. हाँ. तो लास्ट में ये मेरा फंक्शन एक्स का बचना चाहिए. हाँ. तो एक्स का बचेगा, तो या तो फिर यहाँ पर आप डी एक्स लिखो, हाँ. हाँ. और यहाँ पे अगर आप डी टी लिख रहे हो तो यहाँ पे आपको टी लगाना चाहिए. सर 0 to x क्योंकि 0 to x ठीक नहीं होगा सर. 0 to x 0 to x दोनों ही 0 to x. अगर लॉजिकली बात करी जाए तो ठीक नहीं होगा. लेकिन हम लोग का कॉलेज में ऐसे कराया था सर, इसलिए. कोई बात नहीं, अगर लॉजिकली बात करी जाए तो इट विल बी डेफिनेटली 0 टू टी, क्योंकि अंदर फंक्शन टी का बचेगा ना. तो टी के फंक्शन को जब इंटीग्रेट करोगे तो डी टी के रिस्पेक्ट में तो इंटीग्रेट करोगे. हम्म. अगर यहाँ तो पे एक्स फंक्शन लिखोगे तो यहाँ पे डी एक्स होना चाहिए. कोई नहीं, आराम से देख लो, और देख लो, आराम से देख लो. सर. और उसी लेफ्ट साइड में सर, लेफ्ट हैंड साइड में सर वाई डैश टी या उसको मत. हाँ सर, उसको सिर्फ चेंज कर दिया सर. मैं डमी इसलिए चेंज, वेरिएबल को. मैं एक्चुअली सारी चीजें एक्स में लाना चाहता हूँ लास्ट में. अच्छा. तो ये टी यहाँ पर डमी वेरिएबल, आप एक्स लिखोगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे टी रखो, यू रखो, वाई रखो, कुछ भी रखो, आंसर तो यही आएगा, वाई डैश एक्स माइनस के वाई जीरो. ओके सर. ओके सर. ठीक है सर. ओके, एक और क्वेश्चन करते हैं, यू विल बी मोर क्लियर विद दीज लाइन्स.
द आईवीपी initial value problem corresponding to the integral equation yx बराबर 1 प्लस 0 टू एक्स वाई टी डी टी। ठीक है, तो ये पूछा गया हम लोगों से द आईवीपी करस्पॉन्डिंग टू द इंटीग्रल इक्वेशन। इस टाइप की प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व भी कर चुके हो ना, इसमें अगर आप न्यूटन लैबनीज फॉर्मूला लगाओगे तो ये सॉल्व होकर आपको मिल जाएगा। बट अब यहाँ पे आपसे सोल्यूशन नहीं पूछा है, यहाँ पे आपसे आईवीपी पूछी है ना। तो जब भी आप डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करोगे या इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम फॉर्म करोगे तो आपको इनिशियल वैल्यूज पे वैल्यू भी पता होनी चाहिए। जैसे इसका इनिशियल पॉइंट जो होगा वो 0 से x पे इंटीग्रेट हो रहा है, तो आप यहाँ पे पहले 0 पुट करोगे तो y0 कितना आएगा 1। ये तो 0 हो जाएगा क्योंकि 0 से 0 इंटीग्रेशन तो 0 हो जाएगा, तो y0 पर वैल्यू आ गई 1। फिर आप लगाओगे इसको डेरिवेटिव करोगे तो y डैश ऑफ x कितना आएगा बाय न्यूटन लैबनीज फॉर्मूला 0 प्लस इसमें x नहीं है तो पार्शियल डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में करोगे तो 0 हो जाएगा, तो प्लस के y ऑफ x इंटू 1 माइनस y ऑफ 0 इंटू 0, तो आपके पास आएगा y डैश ऑफ x बराबर y ऑफ x टुगेदर विद y0 पर वैल्यू 1। तो ये आपकी करस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। ठीक है, सो दिस इज योर करस्पॉन्डिंग इंटीग्रल इक्वेशन। अच्छा, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला कौन सा फंक्शन होता है, क्या गैस कर सकते हो? कौन सा फंक्शन होता है जिसको मैं डेरिवेटिव करूं और वो चेंज ना हो और जिसकी वैल्यू 0 पर 1 रहती है? ऐसा कौन सा फंक्शन होता है जिसको आप डेरिवेटिव करो और वो चेंज ना हो और जिसकी वैल्यू 0 पर 1 रहती है? वी कैन सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, दैट्स नॉट एन इशू फॉर अस। सो द सिंपलेस्ट आइडिया और गैस यू कैन से ई पावर एक्स। ठीक है, दिस इज ई पावर एक्स इज अ सिंपल गैस, दिस इज गैस है ना। और जिसने डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में ज्यादा पढ़ रखा है तो वो ये भी जानते हैं कि जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस होती हैं जिनके कोएफिशिएंट्स कॉन्टिन्यूअस होते हैं डोमेन पे और इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम गिवन होती है तो उनके पास यूनिक सोल्यूशन होता है, तो दिस विल बी द यूनिक सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। और बेसिकली मैं आपको एक चीज और बताऊं, अगर आपसे कोई पूछे कि e की पावर x क्या होता है तो आप ये नहीं बोल सकते कि दिस इज अ फंक्शन फॉर नाउ, यू कैन से e पावर x इज द यूनिक सोल्यूशन of the differential equation y dash of x plus माइनस के yx बराबर 0 विद y एट 0 पर वैल्यू 1। तो अगर आप कभी किसी इंटरव्यू में बैठो और आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन e टू द पावर x, तो आपका आंसर ये नहीं होना चाहिए कि ये e की पावर x होता है या लॉगरिथम का इनवर्स होता है, आपका आंसर होना चाहिए दिस इज द यूनिक सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन y डैश x माइनस के yx बराबर 0। तो सोल्यूशन तो है ये e की पावर x, और बात आ रही यूनिक सोल्यूशन की, तो यूनिकनेस आती है डिफरेंशियल इक्वेशन की थ्योरम से। सो दिस इज द फंडामेंटल थ्योरम, दिस इज बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। आप चाहो तो अपनी कॉपी में एक नोट डाल के लिख सकते हो कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं चल रहा है बट तब तक आप गूगल से इसको पढ़ सकते हो, और जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे तो आई विल बी प्रूविंग दीज स्टेटमेंट्स। ठीक है, चलो एक डेफिनेशन और देंगे हम इसकी इंटीग्रेशन का यूज करके, है ना, या फिर पावर सीरीज का यूज करके, तो वो भी किसी ना किसी लेक्चर में आ जाएगा। ठीक है, ये आपको समझ में आया? एक क्वेश्चन और करते हैं जो कि और डिफिकल्ट है। देखो, जितने डिफिकल्ट क्वेश्चंस आप सॉल्व करोगे माइंड में क्लियरिटी उतनी ज्यादा बढ़ेगी। इजी इजी क्वेश्चन करने से आपका कोई भला नहीं होगा, ये बात आप समझ चुके होगे या समझ जाओगे धीरे धीरे। इजी क्वेश्चंस आप करते रहोगे, एग्जाम में क्वेश्चंस होंगे नहीं, तो इसलिए हैबिट डालो थोड़े से टिपिकल क्वेश्चंस करने की, है ना। आईवीपी एक्चुअल होता है
एक ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन जिसकी किसी इनिशियल पॉइंट पर वैल्यू गिवन हो। आईवीपी मतलब कोई ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसकी इनिशियल पॉइंट पर कुछ वैल्यू गिवन हो, उसको हम बोलते हैं इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। जैसे ये y0, जैसे ये प्रॉब्लम थी, तो ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है और इसकी इनिशियल पॉइंट पे वैल्यू गिवन है, तो वी कैन से दिस इज एन आईवीपी। इनिशियल कंडीशन का मतलब ये है कि उसकी इनिशियल पॉइंट पे कोई ना कोई वैल्यू गिवन होगी कि ये जो इसका सोल्यूशन होगा ये जीरो पे कहां से पास होगा और इसका डेरिवेटिव जीरो पे कहां से पास होगा। जितने ऑर्डर की इक्वेशन होगी उतने कंडीशंस हमें चाहिए होंगे। जैसे ये 2 ऑर्डर की इक्वेशन है ना, तो हमें 2 कंडीशन चाहिए, y0 पर 0, y' 0 पर 0। ये जो हम सॉल्व करके लाए हैं ये फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसमें एक ही कंडीशन आ रही है। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम, इट इज अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम, इसको ध्यान से समझना। इसके बाद आई विल एक्सपेक्ट फ्रॉम यू। Reduce the following boundary value problem into integral equation d2y by dx2 प्लस के लैम्डा y बराबर 0, y0 पर 0, yl पर 0। ठीक है, तो अगर आपको बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम समझनी है तो आप ये समझो कि जिसकी वैल्यू हमें 2 पॉइंट पे गिवन होगी, एक इनिशियल पॉइंट होगा, एक बाउंड्री पॉइंट होगा, यानी कि y का जो डोमेन होगा वो मोस्टली 0 और l होगा, कि y जो सोल्यूशन निकल के आएगा वो 0 और l के बीच में आएगा। ठीक है, तो बाउंड्री वाली प्रॉब्लम मतलब हमें कम से कम 2 पॉइंट पर इसकी कंडीशंस गिवन होंगी, उसको हम बोलते हैं बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। ठीक है, अच्छे से प्रॉब्लम देख लो, फिर उसको सॉल्व करते हैं। एक एक स्टेप क्रिस्टल क्लियर तरीके से समझना, एग्जाम में क्वेश्चन यहां से आता है कभी कभी। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, y डबल डैश ऑफ x बराबर माइनस के लैम्डा टाइम्स y ऑफ x। अब इनिशियल पॉइंट मुझे पता है 0। ठीक है सर, ये स्टर्म लाइवली है ना? हाँ, ये स्टर्म लाइवली प्रॉब्लम है। ठीक है, इट इज स्टर्म लाइवली प्रॉब्लम। इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, दैट्स नॉट एन इशू फॉर अस, वी कैन सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहां से आपके पास आएगा, अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा 0 से लेकर के x में y डबल डैश ऑफ t dt, here t is a dummy variable, माइनस के लैम्डा 0 से लेकर के x y t dt, ये मुझे देगा y डैश ऑफ x माइनस के y डैश ऑफ 0 बराबर माइनस के लैम्डा 0 टू x y t dt। ठीक है, अब मेरे पास y डैश ऑफ 0 की वैल्यू नहीं है, हाँ 0 और l के मिडिल में ही आएगा। ठीक है, तो यहां पर मेरे पास y डैश ऑफ 0 नोन नहीं है, सो समहाउ आई विल ट्राई टू फाइंड माय y डैश ऑफ 0। ठीक है, सो यहां से मेरे पास निकल के आएगा कि y डैश ऑफ x बराबर y डैश ऑफ 0 माइनस लैम्डा 0 टू x y t dt। इसको मैं एक बार और इंटीग्रेट करूंगा तो मुझे मिलेगा 0 टू x y डैश ऑफ t dt बराबर y डैश ऑफ 0 एक कांस्टेंट होगा, सो 0 से लेकर के x dt
माइनस के लैम्डा 0 टू एक्स 0 से टी वाई टी डी टी dt, and by converting double integral or multiple integrals into single integral I will be getting y dash of 0, क्योंकि y dash of 0 dt को इंटीग्रेट करूंगा t आएगा, लिमिट पुट करूंगा x माइनस 0 आएगा, तो यहां पे x माइनस के लैम्डा 0 टू एक्स x माइनस टी वाई टी डी टी। ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, यहां पर आप सब लोग इसको समझ सकते हो, है ना? ठीक है, so the next line will be yx माइनस के y0 बराबर y डैश ऑफ 0 इंटू एक्स माइनस के लैम्डा 0 से x माइनस टी वाई टी डी टी। ठीक है, अब y0 की वैल्यू मुझे पता है, y एट 0 द वैल्यू इज 0, सो यहां से मेरे पास आएगा yx बराबर y डैश ऑफ 0 x माइनस के लैम्डा 0 टू x माइनस टी वाई टी डी टी। अब देखो मुझे यहां से y डैश ऑफ 0 निकालना है ना? तो मैं x की क्या क्या वैल्यू पुट कर सकता हूं? मुझे फंक्शन की वैल्यू 0 और l पे पता है, अगर मैं 0 पुट करूंगा तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो मुझे y डैश ऑफ 0 तो मिलेगा नहीं, तो x बराबर 0 पुट करने पर मुझे y डैश 0 नहीं मिलेगा, तो मैं क्या पुट करूंगा? आई विल से कि आप x को चूज करो l, तो यहां से आपके पास आएगा वाई एल बराबर वाई डैश ऑफ 0 इंटू एल माइनस के लैम्डा 0 से लेकर के एल माइनस के टी वाई टी डी टी। तो यहां से मुझे मिलेगा वाई डैश, वाई ऑफ एल कितना है? वाई ऑफ एल इज 0, सो आई विल से कि वाई डैश ऑफ 0 जो होगा ना वो हो जाएगा आपका, इसको यहां पे ले आओ, एल से डिवाइड लगा दो, तो इट विल बी लैम्डा बाय एल 0 टू एल माइनस टी वाई टी डी टी, ये मिलेगा। यहां तक कोई डाउट किसी का? होना तो नहीं चाहिए, बट अगर है तो यू कैन आस्क। सो आई हैव गॉट माई वाई डैश ऑफ 0, और वाई डैश ऑफ 0 को मैं यहां पे पुट कर दूंगा तो मुझे वाई एक्स मिल जाएगा, है ना? ठीक है, चलो देखो मैं नेमिंग में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रखता, आप लोगों में बता दूं, जैसे आप अभी ये पढ़ रहे हो, हम रियल भी पढ़ेंगे, बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ेंगे, तो वी आर नॉट मच इंटरेस्टेड इन नेमिंग्स, वी आर मोर इंटरेस्टेड इन लॉजिक्स। अब वाई डैश 0 को उठा के यहां पे पुट कर दे, तो यहां से आपका वाई एक्स तैयार हो जाएगा, वाई एक्स बराबर वाई डैश ऑफ 0, तो लैम्डा बाई एल पुट करेंगे तो लैम्डा एक्स बाय एल 0 टू एल माइनस टी वाई टी डी टी माइनस के लैम्डा 0 टू एक्स माइनस टी वाई टी डी टी। ठीक है, नाउ दिस टी इज रनिंग फ्रॉम 0 टू एल, तो मैं इसको ब्रेक कर सकता हूं 0 से एक्स से एल, आई कैन ब्रेक, यहां से मैं लैम्डा कॉमन निकाल सकता हूं पूरे में, सो लेट्स टेक लैम्डा कॉमन आउट। सो वाई ऑफ एक्स जो आएगा ना, लैम्डा बाहर ले लिया, यहां पे एक्स बाई एल को अंदर ले जाओ, एक्स बाई एल इंटीग्रेशन 0 टू एक्स, तो मैं इस इंटीग्रेशन को ब्रेक कर रहा हूं 0 से एक्स फिर एक्स से एल में, तो एल माइनस टी वाई टी डी टी प्लस एक्स बाई एल एक्स टू एल माइनस टी वाई टी डी टी माइनस लैम्डा बाहर निकाल लिया था 0 टू एक्स माइनस टी वाई टी डी टी। ठीक है, इसके बाद आपको पता है मैं क्या करने वाला हूं, 0 से एक्स और 0 से एक्स कॉमन है, इसको एक साथ रखूंगा, सो 0 से एक्स एक साथ रखा, एक्स बाई एल माइनस टी माइनस के एक्स माइनस के टी, पूरे में से वाई टी यहां भी अवेलेबल है, वाई टी यहां भी अवेलेबल है, वाई टी डी टी प्लस एक्स टू एल, एक्स बाई एल को अंदर भेजा, एल माइनस टी वाई टी डी टी। ठीक है,
इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो लैम्डा 0 टू एक्स, इसको सॉल्व करेंगे तो देखो क्या होगा, एक्स एल, तो अंदर जब मैं ले जाऊंगा तो यहां पे एक्स बचेगा माइनस के, ओके, एक्स बाई एल, एल माइनस टी, ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो इसको ऐसे लिख सकते हैं, इट विल बी एक्स एल माइनस के एक्स टी, एलसीएम ले रहा हूं, माइनस के एल एक्स प्लस के एल टी डिवाइडेड बाय एल, वाई टी डी टी प्लस एक्स टू एल, एक्स बाई एल, एल माइनस टी, वाई टी डी टी. Now this will be same as lambda 0 टू एक्स, एक्सएल से एक्सएल खत्म हुआ, यहां से एल टी और एक्स टी में से क्या कॉमन आएगा, टी कॉमन आएगा, तो टी बाय एल, आई विल राइट एल माइनस के एक्स वाई टी डी टी प्लस जीरो प्लस एक्स टू एल, एक्स बाई एल, एल माइनस टी, वाई टी डी टी, ठीक है। अब इसको मैं क्लोज फॉर्म में लिखने के लिए जा रहा हूं, तो समझना मैं कैसे लिख रहा हूं, वाई एक्स बराबर लैम्डा इंटीग्रल 0 टू एल के एक्स टी वाई टी डी टी, वेयर के एक्स टी आई एम डिफाइनिंग एज 0 लेस देन और इक्वल टू एक्स टी, लेस देन और इक्वल टू एक्स, तो 0 से लेकर के x में, 0 से x में मेरा कर्नल क्या है, t बाय एल, एल माइनस एक्स, और x लेस देन t, लेस देन और इक्वल टू एल, इस डोमेन में मेरा ये कितना है, x बाई एल, एल माइनस टी, तो ये मेरा पूरा करस्पॉन्डिंग इक्वेशन है। अब मुझे बताओ कोई स्टेप ऐसा जो अनकन्विंसिंग हो, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन आप ही सॉल्व करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप ही सॉल्व करोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे जो जून 2023 में पूछा गया है। आराम से देखो, नोट करना है नोट कर लो। इट इज अ कंप्लीट मैकेनिकल प्रोसेस, आपको 0 से x में इंटीग्रेट करना है, फिर जो कांस्टेंट आएंगे, जैसे y डैश ऑफ 0 यहां पर एक कांस्टेंट है, उसको फाइंड करने के लिए मुझे बाउंड्री वैल्यू का यूज करना पड़ेगा, तो ये पूरा मैकेनिकल प्रोसेस है।
वाई डैश ऑफ जीरो को उठा करके यहां पे ले गए। जैसे इसको अगर इंटीग्रेट करेंगे तो मुझे पता है इसका प्रिमिटिव क्या है, वाई डैश एक्स, तो वाई डैश एक्स माइनस के वाई डैश जीरो, वाई डैश जीरो को उठा के यहां पे ले गए तो ये आ गया वाई डैश जीरो। ठीक है, फिर दोबारा मैंने इंटीग्रेट करा, आ गया समझ में। देखो जो आपको असाइनमेंट मिला है ना, उसको ट्राई करना कि उसका प्रिंट आउट निकाल लो आप सभी लोग, और उसका एक एक क्वेश्चन पूरी ईमानदारी से सॉल्व करना। जैसे अभी कुछ होंगे, अभी कुछ होंगे, जब टॉपिक खत्म हो जाएगा, असाइनमेंट का सोल्यूशन मिलेगा, तब सारे हो जाएंगे। तो अगर एक एक क्वेश्चन ईमानदारी से सॉल्व कर लोगे तो एग्जाम के क्वेश्चन नहीं अटकेंगे। जितने आएंगे उतने सारे के सारे होने के चांसेस होंगे हमारी तरफ से। आपकी तरफ से आप जानो कि आप सारे करते हो, दो करते हो, एक करते हो, दैट डिपेंड्स टोटली अपॉन यू। ठीक है, ये समझ गए आप सभी लोग, एवरीवन। एक नया क्वेश्चन मैं दिखाता हूं आपको, तो वो आप लोग सॉल्व करना। आपके असाइनमेंट का ही है, पहले आराम से प्रॉब्लम पढ़ना फिर सॉल्व करना। ये जून 2023 में पूछा गया ना। फॉर द अननोन फंक्शन y from close 0 1 to r, consider the following 2 point boundary value problem y double dash x plus 2yx बराबर 0, where x belongs to 0 to 1, y 0 पर और y 1 पर 0 है ना। अब चाहो तो आप इसमें लैम्डा की वैल्यू 2 पुट कर दोगे तो आंसर ही आ जाएगा। तो इसमें आपको कर्नल निकालनी, वैसे तो दिख रही होगी आपको। यहां पर क्या है, लैम्डा की वैल्यू 2 है, एल की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो वो पुट कर दोगे तो वहां से आंसर आ जाएगा। तो ये सेम प्रॉब्लम हो रहा है, आप देख लो। तो इसका आंसर क्या आएगा, आंसर बताओ, और अगर सॉल्व कर सकते हो तो वेल एंड गुड है, सॉल्व करो। बिल्कुल सेम प्रॉब्लम है, लैम्डा की वैल्यू 2, एल की वैल्यू 1। तो सॉल्व भी करो और आंसर भी बताओ कि लैम्डा की वैल्यू 2 पुट करने से और एल की वैल्यू 1 पुट करने से अपना कर्नल क्या निकल के आएगा। बी कैसे आएगा यार, कर्नल में तो लैम्डा कहीं है ही नहीं। कर्नल आपका निकल के आया टी बाय एल, एल माइनस एक्स, 0 टू एक्स के बीच में। इतनी गलतियां एग्जाम में एक्सेप्टेबल नहीं है, आप सीधे ही बाहर हो जाओगे एग्जाम से अगर इतनी गलतियां करोगे तो। सो ए आंसर विल बी ट्रू, और ट्राई करो सॉल्व करने के लिए पूरा का पूरा क्वेश्चन। सेम स्टेप्स को फॉलो करो और सॉल्व करो अभी के अभी सब लोग।
करो, अभी सॉल्व करो आप सभी लोग। जस्ट आई जस्ट वांट कि आपसे मतलब ये कैलकुलेट होना चाहिए। हो गया सभी का? बताओ मुझे। ऑल हैव डन दिस? नहीं हुआ तो करो, उस क्वेश्चन को देख करके करो सॉल्व। ठीक है, ऑलमोस्ट को पूरा कंप्लीट करो। तो जब तक क्वेश्चंस खुद से नहीं होंगे ना एग्जाम के, तो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। और खुद से अगर क्वेश्चंस होने लग जाएंगे ना एग्जाम के घर बैठ के ईमानदारी से, तो समझ लेना कि एग्जाम के क्वेश्चंस भी हो जाएंगे। ये हर टॉपिक की कहानी है। हो गया सभी का, है ना? आई थिंक हो जाना चाहिए अब तक तो, है ना? मैं एक क्वेश्चन और लिख रहा हूं आपके बोर्ड पे, या स्क्रीन पे शो कर रहा हूं, उसको सॉल्व करते हैं ना। और आप जनरली फील करोगे इनमें होगा क्या जब हम ये कर रहे हैं ना। तो जो आईवीपी होता है ना, वो कन्वर्जन करता है वोल्टेरा टाइप के साथ में, और जो बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम होता है ना, वो कन्वर्जन करता है फ्रेडोम के साथ में। तो आप कोई आईवीपी दोगे तो वो कन्वर्ट होगा। हाँ, फर्स्ट ऑप्शन विल बी ट्रू, है ना? गुड। तो ये जनरल प्रोसीजर है कि ऐसा होता है, क्योंकि जब हम कुछ सॉल्यूशन करते हैं तो इस तरीके की चीजें अपने पास डिजाइन होती है ना। तो जो आईवीपी होता है वो कन्वर्ट होता है एक वोल्टेरा टाइप प्रॉब्लम में, और जो बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स होते हैं ना, वो कन्वर्ट होते हैं फ्रेडोम में, क्योंकि फ्रेडोम के लिए मुझे दो फिक्स लिमिट चाहिए होती है। तो दो फिक्स लिमिट मुझे कहां से मिलेंगी? बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम से ही दो लिमिट मिलती है। ठीक है, ये इसका लॉजिक आप इसको बोल सकते हो।
मैं एक क्वेश्चन और शेयर कर रहा हूं आपके स्क्रीन पे। मे बी ये क्वेश्चन आपने पहले ही सॉल्व कर लिया होगा। अगर आपने इंटीग्रल इक्वेशन के नोट्स से नोट्स बनाए हैं तो आई होप ये आपको वहां पे मिल गया होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 23 देखो, आपके असाइनमेंट का है, जून 2019 में पूछा गया है ये प्रॉब्लम। प्रॉब्लम पढ़ो पहले आराम से। इफ y इज अ सोल्यूशन ऑफ yx माइनस के 0 to x माइनस t yt dt बराबर 1, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? y is bounded and not periodic, y is periodic, integral yx dx is finite over r, और इंटीग्रल ऑफ dx by yx is finite, है ना। इस टाइप की चीजें हम लोगों से पूछी गई है। तो लिखते हैं इसको, फिर सोचते हैं ना कि क्या बन सकता है। सोल्यूशन तो कर सकते हैं, बट फाइंडिंग सोल्यूशन विल नॉट बी इनफ, वी हैव टू वेरीफाई ऑल द ऑप्शंस। देखो मैं एक बात बताऊं, अभी जितने लोगों ने भी एग्जाम दिया था ना रिसेंट वाला, तो उन लोगों में मैं इस बार देख रहा हूं कि पार्ट सी के जो मार्क्स है ना वो बहुत कम आ रहे हैं। मतलब हर किसी के 6 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन, 9, 10, 11। मेरे को अभी तक कोई 14-15 क्वेश्चन जिसके सही हो कोई मिला नहीं अभी तक। बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनके मतलब 13-14 क्वेश्चन सही हैं पार्ट सी में से। तो उसकी प्रॉब्लम क्या है ना, कि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो आप 4 के 4 ऑप्शंस को वेरीफाई नहीं करते। अगर क्वेश्चन की वैल्यू किसी पॉइंट पे पूछी है तो यूनिक वैल्यू आएगी, दैट्स फाइन। बट अगर यूनिक वैल्यू नहीं आ रही है, एक से ज्यादा मतलब ऑप्शंस ऐसे हैं जो आपको वेरीफाई करने पड़ेंगे, तो आपका काम है कि घर पे जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो हर एक ऑप्शन को वेरीफाई करो। एग्जाम में भले ही आप थोड़ा फास्टली कर सकते हो, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, बट जब तक घर में हो तो चाहे वो बी पार्ट का हो चाहे सी पार्ट का हो, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, और यू कैन सी आपकी ड्यूटी होनी चाहिए कि आप चारों के चार ऑप्शंस को वेरीफाई करो। भले चारों आपसे सॉल्व नहीं होंगे, बट कुछ एक्स्ट्रा ही आपको देके जाएंगे, आपसे कुछ लेके नहीं जाएंगे। तो इस क्वेश्चन को अगर आप देखो तो ये कैसी है, वोल्टेरा टाइप की इंटीग्रल इक्वेशन, तो ये कन्वर्ट होगी एक ओडी में, अगर ओडी बन के सॉल्व होगा तो। यहां पर आप देख पाओगे y 0 पर कितना होगा 1, y डैश x कितना होगा 0 to x। इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x बाय यूजिंग न्यूटन लैबोनिट्स फॉर्मूला, इट विल बी yt dt प्लस जहां जहां पे t होगा वहां पर x पुट करोगे तो x माइनस एक्स yx इंटू एक्स का डेरिवेटिव माइनस x माइनस 0 y ऑफ 0 इंटू 0 का डेरिवेटिव 0। तो आपके पास निकल के आएगा y डैश ऑफ x बराबर 0 टू x yt dt, ये तो 0 हो जाएगा। y डैश ऑफ 0 निकालोगे तो कितना मिलेगा 0 मिलेगा। तो आपके पास दो कंडीशंस आ गई, y 0 पर y डैश 0 पर। इसको दो बार डेरिवेटिव कर दो तो y डबल डैश आपके पास सर्वाइव करेगा y ऑफ x। तो ये इसकी करस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। यू कैन फील दिस इज इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम जिसमें 0 पर डेरिवेटिव की और उसकी वैल्यू हमें मेंशन है। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ये प्रॉब्लम क्या है, y डबल डैश माइनस के y बराबर 0, y 0 पर वैल्यू 1, डेरिवेटिव 0 पर 0। इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप इस टाइप की ओडी आप सॉल्व करना जानते हो। प्रोसीजर क्या होता है सॉल्व करने का, इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे। तो इसकी जो ऑक्सिलरी इक्वेशन आएगी वो आएगी एम स्क्वायर माइनस के 1 बराबर 0। ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे बनती है, आप y डैश को पुट करते हो m, y डबल डैश को पुट करते हो m स्क्वायर, y को पुट करते हो 1, है ना। इस तरीके से आपकी ऑक्सिलरी इक्वेशन फॉर्म होती है। तो m स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0, इसके रूट्स क्या आएंगे m बराबर प्लस माइनस 1। तो सोल्यूशन क्या होता है इसका, c1 e की पावर एक रूट प्लस c2 e की पावर माइनस के दूसरा रूट, तो वो -1 है। बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज c1 e की पावर लैम्डा 1x प्लस c2 e की पावर लैम्डा 2x, वेयर लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2 आर रूट्स ऑफ द ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो ये आपकी इक्वेशन, ये आपका सोल्यूशन आ गया। इस सोल्यूशन के दो पॉइंट पर वैल्यू गिवन है 0 और 1, 0 और ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहां पे सॉल्व करता हूं मैं। y 0 पर वैल्यू 1 है,
तो y 0 पर पुट करोगे तो कितना आएगा, c1 प्लस c2। y डैश करोगे तो y डैश कितना आएगा, c1 e की पावर x माइनस c2 e की पावर माइनस x। y डैश 0 पर 0 गिवन है। एक ये इक्वेशन हो गई, एक ये इक्वेशन हो गई। तो आपको c1 प्लस c2 की वैल्यू 1 गिवन है, c1 माइनस c2 0 है। तो इन दोनों को सॉल्व करोगे, आप जैसे भी सॉल्व करना चाहो, आपके पास आंसर आएगा c1 बराबर c2 बराबर 1/2। ठीक है, दोनों को ऐड कर दो तो 2c1 बराबर 1 बचेगा, c1 बराबर 1/2। c1 को यहां पुट करेंगे तो c2 बराबर 1/2। तो आपका जो फाइनल सोल्यूशन यहां से निकल के आएगा ना, वो सोल्यूशन होगा yx बराबर e की पावर x प्लस e की पावर माइनस के x डिवाइड बाई 2। यस, कोई कुछ कहना चाह रहा है? Anyone is trying to say something? तो सोल्यूशन आ गया। अब ऑप्शंस वेरीफाई करें कि कौन सा ऑप्शन जो होगा वो ट्रू होगा। सो द सॉल्यूशन है e की पावर x प्लस e की पावर माइनस के x बाय 2, जिसको आप cos हाइपरबोलिक x के नाम से भी जानते हो एज अ डेफिनेशन। सो ये जो है cos हाइपरबोलिक x की डेफिनेशन है। सो विच ऑप्शन विल बी ट्रू? क्या ये एक बाउंडेड फंक्शन है e की पावर x प्लस e की पावर माइनस के x बाई 2? बाउंडेड तो नहीं है ना, इट्स नॉट बाउंडेड। क्या ये पीरियोडिक है? पीरियोडिक का मतलब आप जानते हो कि एक सर्टेन इंटरवल के बाद उसकी पूरी वैल्यू जो है वो रिपीट करे, तो पीरियोडिक भी नहीं है। ठीक है, इट्स नॉट पीरियोडिक। क्या इसका इंटीग्रल फाइनाइट होगा आर पर? आर पर इंटीग्रल फाइनाइट होना, अगर एक देखो इंटीग्रल फाइनाइट होने का मतलब है इसका एरिया आर पर क्या फाइनाइट होगा? अगर आप ध्यान से देखो तो एक अनबाउंडेड फंक्शन है। अनबाउंडेड फंक्शन मतलब या तो प्लस इंफिनिटी की तरफ से इंफिनिटी पे जा रहा होगा, या माइनस इंफिनिटी की तरफ से माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी पे जा रहा होगा, या किसी एक डायरेक्शन से माइनस इंफिनिटी या प्लस इंफिनिटी पे जाएगा। तो क्या इसका एरिया फाइनाइट हो सकता है? इसका एरिया भी फाइनाइट नहीं होगा। तो इसका मतलब अगर क्वेश्चन सही हुआ तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगर क्वेश्चन सही हुआ तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ठीक है, कुछ और भी जान लो इसके बारे में। वाई एक्स बराबर क्या है? e की पावर x प्लस e की पावर माइनस के x बाय 2। ठीक है, अगर मैं 1 बाई वाई एक्स करूंगा तो मुझे कितना मिलेगा? 2 अपॉन e की पावर x प्लस e की पावर माइनस के x। अब आप जानते हो e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं। देखो, मैं आपको ग्राफ बनाना सिखाऊंगा बहुत अच्छे से हर एक चीज के, है ना, बट साथ के साथ मतलब आपको भी एफर्ट्स करने होंगे हर एक चीज को समझने में और ऑब्जर्वेशन करने में। ठीक है, अगर मैं वाई एक्स के ग्राफ को देखूं तो देखो होगा क्या, ये एक्सपोनेंशियल का कॉम्बिनेशन है ना। y की वैल्यू 0 पर कितनी है? 0 पर इसकी वैल्यू 1। जब मैं देखूंगा लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी तो मेरा वाई एक्स कहां पे जाएगा? e की पावर इंफिनिटी प्लस e की पावर माइनस इंफिनिटी। e की पावर x अगर आप यहां पे मैं ड्रॉ कर देता हूं रफली, दिस इज e की पावर x। तो e की पावर x इंफिनिटी पे जाओगे तो इंफिनिटी पे जाता है, और माइनस इंफिनिटी पे जाओगे तो 0 पे जाता है। ये 0 की तरफ जा रहा है, तो ये जाएगा इंफिनिटी पे, ये जाएगा 0 पे, तो ओवरऑल कहां पे जाएगा? प्लस इंफिनिटी। ठीक है, ओके। दूसरी बात, आप क्या जानते हो कि जो एल्जेब्रिक मीन होता है वो ज्योमेट्रिक मीन से हमेशा बड़ा और बराबर होता है।
तो आप e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स बाई टू, ये दो क्वांटिटी का क्या है एल्जेब्रिक मीन a प्लस बी बाई टू, इट विल बी बिगर देन और इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ e की पावर x इंटू e की पावर माइनस एक्स। ये कितना आएगा? 1 आएगा, क्योंकि e की पावर 0 1 होता है। तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी, जो कि 0 पर अटेंड हो रही है। इंफिनिटी पे जा रहे हो, प्लस इंफिनिटी पे जा रहा है, माइनस इंफिनिटी पे जाओगे तो भी ये इंफिनिटी पे जाएगा, क्योंकि माइनस इंफिनिटी पे जाओगे तो ये पार्ट इंफिनिटी पे जाएगा, ये पार्ट 0 पे जाएगा, बिकॉज ऑफ ई पावर माइनस इंफिनिटी जो होता है वो 0 की तरफ जाता है। तो 0 के बाद ये जो ग्राफ है ये इस तरीके से जा रहा है, और ये एक ऑड ये एक इवन फंक्शन है। यू कैन फील, अगर आप y माइनस एक्स करोगे तो कितना मिलेगा आपको? e पावर माइनस एक्स प्लस e पावर x बाय टू विच इज सेम एज वाई एक्स। तो ये एक इवन फंक्शन है। इवन फंक्शन मतलब पहले क्वाड्रेंट में और सेकंड क्वाड्रेंट में सेम तरीके से बिहेव करेगा। तो जैसा फंक्शन यहां होगा वैसा ही फंक्शन यहां पे बनेगा। तो ये इसका ग्राफ है, समझ लो। अनबाउंडेड है, पीरियोडिक नहीं है। दूसरी बात, जो आपने 1 बाई वाई एक्स लिखा है इसको सुनो एक बार। 1 बाई वाई एक्स कितना है? 2 अपॉन ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स। तो ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स कितना हो सकता है मिनिमम? या फिर ऐसे अगर देखा जाए तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी है? 1 है। तो इसके रेसिप्रोकल की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी। सॉरी, एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, तो जैसे ये आ गया e की पावर x प्लस e की पावर माइनस के एक्स बिगर देन और इक्वल टू 1, तो यहां से आप बोलोगे कि 2 अपॉन e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स विल बी एट मोस्ट 1। तो ये वैल्यू कितनी आएगी? एट मोस्ट 1 आएगी। यस। एटमोस्ट 2 आएगा क्या सर? नहीं, एट मोस्ट 1 ही आएगा, क्योंकि टू। e पावर x प्लस e पावर माइनस एक्स बाई टू विल बी बिगर देन और इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ e पावर x इंटू e पावर माइनस एक्स। दैट वैल्यू विल बी 1। तो इसका रेसिप्रोकल करोगे तो एट मोस्ट 1 आएगा। ओके सर। ओके, ठीक है। तो आपका जो करेक्ट आंसर आएगा वो डी आएगा, और इसका ग्राफ भी आप नोट कर लो। दिस इज कॉस हाइपरबोलिक एक्स। पॉजिटिव रीजन में जो फंक्शन है वो कैसा है? इंक्रीज कर रहा है ना, दिस इज इंक्रीजिंग। और नेगेटिव डोमेन में फंक्शन कैसा है? ये डिक्रीजिंग। इसकी जो ग्लोबल मिनिमा है आपको यहां पर मिल रही है 0 पॉइंट पर, ठीक है। सर लीस्ट वैल्यू अगर 1 है तो सर नेगेटिव में ग्राफ कैसे बनाए? क्योंकि जब माइनस इंफिनिटी पे जा रहे हो तब भी इंफिनिटी पे जा रहा है। या ऐसे कह सकते हो y जो है वो माइनस एक्स पर और x पर सेम वैल्यू ले रहा है, क्योंकि y एक इवन फंक्शन है। इवन फंक्शन मतलब चाहे आप पॉजिटिव दोगे तो भी सेम वैल्यू है, कि नेगेटिव दोगे तब भी सेम वैल्यू की वैल्यू कहां मिलती है? वाई एक्सिस पे। ग्लोबल मींस पूरे डोमेन पे सबसे कम वैल्यू कहां पे मिलेगी? तो यहां पर आप बोल सकते हो ग्लोबल मिनिमा इज अटेन्ड एट 0। ग्लोबल मिनिमम इज अटेन्ड एट 0। और मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? 1। सो ये वैल्यू कितनी आ रही है ग्लोबल मिनिमम वाली? y 0 पर वैल्यू 1, ठीक है। बाउंडेड कॉन्टिन्यूस फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल है क्या? इसलिए डी करेक्ट है? नहीं, यहां पर रीमान इंटीग्रेशन तो चेक कर ही नहीं सकते ना, क्योंकि रीमान इंटीग्रेशन होता है क्लोज एंड बाउंडेड डोमेन पे। आर आपका क्लोज एंड बाउंडेड नहीं है, क्लोज तो है बट बाउंडेड नहीं है। तो यहां पर इम्प्रॉपर इंटीग्रल की बात हो रही है, ना कि रीमान इंटीग्रेबिलिटी की, ठीक है। चलो ठीक है, आज की क्लास में इतना बहुत है ना।
ट्राई करना, और प्रॉब्लम्स अगर सॉल्व हो दैट विल बी गुड इनफ फॉर मी। फिर डिस्कस करेंगे और चीजें ना। चलो गुड बाय। असाइनमेंट अपलोडेड है? हाँ, कल और परसों क्लास नहीं होगी। गेट तक हम आपको थोड़ा सा आराम देंगे, गेट के एग्जाम तक, उसके बाद आपको परेशान करेंगे। अभी नहीं करेंगे परेशान, थोड़ा समय और रुक जाओ फिर परेशान करेंगे ना। यस। सर एक बार आप इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम और बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे सर? इनिशियल कंफ्यूजन हो। वैल्यू प्रॉब्लम मतलब जिसकी किसी एक पॉइंट पर कंडीशन गिवन हो, और सर बाउंड्री अगर वैल्यू प्रॉब्लम हाँ, मतलब जिसकी कम से कम 2 पॉइंट पर कंडीशन गिवन हो। सर किसी एक में मतलब उसका डिग्री पे डिपेंड करेगा ना, अगर 3 डिग्री है तो एटलीस्ट तीन इनिशियल वैल्यू रहना चाहिए सर। मतलब अगर 3 ऑर्डर की है और आपको यूनिकली सॉल्व करना है तो 3 कंडीशंस होने चाहिए, बट इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम मतलब कि पॉइंट एक ही होना चाहिए, सर वो पॉइंट इनिशियल चेंज नहीं होगा। होना चाहिए। हाँ, तो वो इनिशियल वो इनिशियल होगा। और सर बाउंड्री में सर दोनों चाहिए ना सर? दोनों चाहिए। कुछ कुछ मिक्स भी होती है, कंबाइंड भी होती है, इनिशियल बाउंड्री वैल्यू कंडीशंस भी होती है और सर जिनमें। आईबीपी में, सर आईबीपी से हमको सर वो वोल्टेरा मतलब वोल्टेरा से आईबीपी मिलेगा ना सर? वोल्टेरा से आईवी मिलेगा, जैसे इसमें भी हमें मिल रहा था ना। दिस इज ऑल्सो अ वोल्टेरा टाइप इंटीग्रल इक्वेशंस इक्वेशन एंड वी आर गेटिंग आईवीपी। ठीक है सर, थैंक यू ठीक सर। है, ओके कूल। चलो गुड बाय, विल मीट ऑन मंडे।